एक दिन में डॉली की कितनी चाय सेल होती होगी? आपने सुना है बैलेंस शीट, टाटा की बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है ना? पेटीएम की बैलेंस शीट थोड़ी वीक है। हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेस क्या होता है अकाउंट्स का और बेसिस ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप टीएस खोलोगे ना चैप्टर नंबर 1, तो पहली जो 2 लाइनें लिखी हुई है वो प्रोसेस ही है। हेलो एंड वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स कॉमर्स। मेरा नाम है रोहित और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अकाउंट्स का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 4 इन मोस्ट ऑफ द बुक्स, यानी टीएस और इन सब में चैप्टर नंबर 4 है। और बाकी अगर एनसीईआरटी की बात करें तो इट इज चैप्टर नंबर 2.4, चैप्टर नंबर 2 का 4 टॉपिक अपन पढ़ने वाले। पढ़ेंगे क्या सर इसमें? हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेस क्या होता है अकाउंट्स का और बेसिस ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं। तो प्रोसेस मतलब हम अकाउंट्स को करते कैसे हैं, और बेसिस, 2 तरीके के बेसिस होते हैं, कैश, अक्रूवल, वो वाली चीजों पे अपन देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि जो प्रोसेस है ना वो डायरेक्टली लिखने को नहीं आता है, लेकिन बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप टीएस खोलोगे ना चैप्टर नंबर 1, तो पहली जो 2 लाइनें लिखी हुई है वो प्रोसेस ही है। प्रोसेस होता क्या है? हम पूरे 11th क्लास में जिस हिसाब से अकाउंट्स को समझेंगे ना, उसी चीज को बोलते हैं हम प्रोसेस। कि सर हम करेंगे क्या? अकाउंट्स तो ले लिया, आप करेंगे क्या? समझ में आ गया डेटर्स क्रेडिटर्स क्या होते हैं, करेंगे क्या? जो करेंगे ना वही है प्रोसेस, कि हम करेंगे क्या। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको प्रोसेस देखना है तो आप बिल्कुल इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, नहीं तो फिर आप अपनी 2 फिंगर्स को स्वाइप कीजिए और नेक्स्ट डायरेक्टली बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे पहुंच जाएंगे। लेकिन मेरा कहना यह है बेटा, पूरा समझ, अकाउंट्स लिया है अच्छे से समझ के आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस और शुरू करते हैं अपनी क्लास, ठीक है? तो चलो सर आप बताइए हमें कि प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस ऑफ अकाउंट्स क्या होता है। तो सर प्रोसेस ऑफ अकाउंट्स जो है वो कहता है कि हमारे पास बिजनेस में बहुत तरीके के ट्रांजैक्शंस होते हैं। ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? लेन देन। सर आपने कहीं पे रेंट पे किया, आपने कभी कोई चीज खरीदी, कोई चीज बेची, इन सारी चीजों को बोलते हैं ट्रांजैक्शंस। इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना ही हमारा मेन काम है। रिकॉर्ड भी करेंगे तो क्या करेंगे सर? रिकॉर्ड करेंगे, फिर हम उसको अरेंज करेंगे, फिर हम देखेंगे कि हमारे बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस कितना आ रहा है। यही तो हम अकाउंट्स में कर रहे हैं, यही प्रोसेस को हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहली जो स्टेप आती है आपके प्रोसेस में इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, ठीक है? चलो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, इसको बहुत ही बेहतरीन रहेगा आपके लिए। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं एक बंदे का। अब आपने हो सकता है ये शो देखा हो, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। उसमें हमारे पास एक कैरेक्टर होता है जिसका नाम है जेठालाल, ठीक है? ऐसा मैं मान लेता हूं ये हमारा जेठालाल है, प्यारा सा जेठू, ठीक है? ये बैठा है अपनी दुकान पे और इसकी दुकान का नाम क्या है बेटा? इसका नाम है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की एक दुकान है जिसपे हमारा जेठालाल बैठा रहता है। अब ये जेठालाल क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉनिक चीजों में डील करता है। अब ये कौन कौन सी चीजें हैं? हम मान लेते हैं इसके पास एक एसी पड़ा है, एक नहीं बहुत सारे होंगे। एसी रखे हैं इसकी दुकान में, बहुत सारे फ्रिज रखे हुए हैं इसकी दुकान में, ऐसे ही बहुत सारे फोन्स रखे हुए हैं जो ये बेचता है, ठीक है? ये सारी चीजें ये बेचता है, ठीक है? ये सारी चीजें इसके पास है। और इन चीजों को क्या कहते हैं? हमने देखा है चैप्टर नंबर 2 में, इन चीजों को बोलते हैं स्टॉक या फिर इन्वेंट्री। इस चीजों को बोलेंगे स्टॉक। अब क्या हुआ कि एक दोपहर इनके पास एक बहुत ही अच्छी कस्टमर आई इनकी दुकान पे, और कस्टमर का नाम आप गैस करो, तब तक मैं बना लेता हूं। बताओ यार, जेठालाल की फेवरेट स्त्री कौन है? बबीता जी। तो बबीता जी इनकी दुकान पे आई और बबीता जी ने इनको बोला, जेठा जी हमें एक फोन दे दीजिए, ठीक है? तो अब जेठा जी के पास आई है ये फोन लेने के लिए। तो ये फोन इनके पास रखा था, मान लेते हैं कि ये आईफोन है, और ये आईफोन का जो कॉस्ट है नियर अबाउट 1 लाख रुपए है। अब ये 1 लाख रुपए कैसे बोला मैंने? बेटा मैंने कभी ना कभी इसको खरीदा होगा ना दुकान में, जेठालाल लेके आया होगा। इस चीज को बोलते हैं हम परचेज। क्या बोलते हैं? परचेजेस। और ये मैं मान लेता हूं कि 1 लाख रुपए में ये फोन लेके आया था, 1 लाख रुपए का फोन था। अब बबीता जी अपनी है, बबीता जी ने बोला भैया ये वाला फोन दो। भैया 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 नहीं, भैया जेठा जी, जेठा जी आप ये फोन दे दीजिए मुझे। और जेठा ने बोला कि यार 1 लाख का खरीदा है। मन में उसने सोचा कि इसको कितने में दूं यार, ये तो अपनी वाली बंदी है। उसने बोला बबीता जी आप इस फोन को लेके जाइए मात्र 1,02,000 रुपए में, बस 2,000 कमाए इससे यार, ठीक है? तो 2,000 कमा के इसने बोला कि आप 1,02,000 रुपए में लेके जाइए ये फोन, ठीक है? अब बबीता जी ने जो ट्रांजैक्शन किया है इसको बोलते हैं, मतलब जेठा जी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखूं तो ये है जेठा के लिए सेल्स। सेल्स कितने की हुई? 1,02,000 रुपए की। अब बेटा यहां पे आता है आइडेंटिफिकेशन। बात को समझना कि ये दुकान पे जेठा जी के साथ 1 घंटा बैठ के बातें कर रही थी, है ना? उन बातों के दौरान जेठा जी ने इनको ऑफर किया कि यार बबीता जी आप कुछ खाएंगी पिएंगी? तो बबीता जी ने बोला जेठा जी कॉफी मंगवा दीजिए, ठीक है? तो जेठा ने आवाज दी भागा को, भागा है ना, भागा
ठीक है, भागा को बोला भागा जाओ 2 कोल्ड कॉफी लेके आ जाओ। तो भागा ने क्या बोला, जेठा जी आप नहीं पियोगे क्या? तो बोला अरे भाई तू 3 लेके आ जा। ठीक है, तो जेठा जी ने 3 कोल्ड कॉफीज मंगवाई। ठीक है, और मैं मान लेता हूँ 100 रुपए की एक कोल्ड कॉफी थी, तो कोल्ड कॉफी कितने की हो गई भाई? कोल्ड कॉफी हो गई 300 रुपए की, जो ये दुकान पे आई है। तीनों ने बैठ के मस्त कोल्ड कॉफी पी, बातें बातें की, और ये सेल्स भी हो गया। अब बेटा यहां पे कुछ एक ट्रांजैक्शंस हैं जो रिकॉर्ड होते हैं बिजनेस में, और कुछ एक ट्रांजैक्शंस हैं जो रिकॉर्ड नहीं होते हैं बिजनेस में। पहले तो आप ये बताओ कि इन सारी चीजों में, यहां पे मैंने 3 अमाउंट्स लिखे हैं। पहला अमाउंट लिखा मैंने 1 लाख, 1 लाख, 2,000 और 300। आप मुझे बताओ इन तीनों में से कौन सा रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए आपके हिसाब से? सर सेल्स तो रिकॉर्ड होगा, सर परचेज पहले ही करके आया था तो ये भी रिकॉर्ड होगा, सर कोल्ड कॉफी रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए, ऐसा है क्या? नहीं बेटा, कोल्ड कॉफी भी रिकॉर्ड होगी, क्योंकि ये सेल की वजह से ही हुई है। ठीक है, तो हम बेसिकली आइडेंटिफिकेशन में क्या देखते हैं, ये जो अपन आइडेंटिफिकेशन देख रहे हैं ना, इस पे हम 2 चीजें गौर करते हैं। सबसे पहला तो मॉनिटरी ट्रांजैक्शन होना चाहिए, जो भी ट्रांजैक्शन है उसको पैसों में हम लोग मेजर कर पाए। दूसरा वो बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होना चाहिए। ठीक है, मतलब बिजनेस का ट्रांजैक्शन होना चाहिए। अब मैं उसमें ऐड करता हूं वो चीजें जो ऐड नहीं होंगी, जो जहां पे हम लोग लिखेंगे नहीं किसी भी अकाउंट्स में, वो वाली चीजें कौन सी हैं? तो देखो, बबीता जी का दुकान में आना और जेठा को देख के मुस्कुराना, क्या ये चीज को लिखोगे? नहीं लिख सकते, मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, उनका 1 घंटा बैठ के बातें करना, वो जो भी बातें हुई, अच्छी थी बुरी थी जो भी थी, वो रिकॉर्ड कर सकते हैं? नहीं रिकॉर्ड कर सकते। लेकिन बबीता जी ने उसके बीच में 300 रुपए की कॉफी पी ली, वो 300 रुपए रिकॉर्ड कर सकते हैं? वो हम लोग करेंगे, क्योंकि वो पैसों में मेजर हो सकता है। वैसे ही एक ध्यान से सुनना, अभी बबीता जी जा रही थी, हो गया, फोन ले लिया, अभी जा रही थी, और जेठा जी ने इनको बोला कि भाई मेरे पास ना बहुत सारे पैसे पड़े हैं, कैश ज्यादा दुकान पे हो गया है, तो आप एक काम करो, वैसे ही आप घर की तरफ जा रहे हो, तो यार एक काम करना, मेरे पास ये 15,000 रुपए पड़े हैं, ये 15,000 रुपए ना आप घर जाना और किसको दे देना? दया भाभी को। दया कौन है? जेठा की वाइफ है ना। तो दया को आप ये 15,000 रुपए दे देना। अब बेटा तुम बताओ, ये 15,000 रिकॉर्ड होने चाहिए क्या? होंगे होंगे होंगे? नहीं होंगे। अब ये कैसे नहीं होंगे? नहीं कैसे नहीं होंगे? देखो सर 15,000 तो जा रहा है, लेकिन ये कैश तो आ चुका था ना, ये 1,02,000 रुपए जो है उनमें से 15,000 बोला कि आप घर पे दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो उसने ये तो रिकॉर्ड कर लिया, क्या ये भी रिकॉर्ड करे? ये रिकॉर्ड नहीं करेगा, ये कैश ही है, ये कैश दुकान पे रखा रहे या घर पे रखा रहे, इसको रिकॉर्ड ये नहीं करेगा। समझ में आई बात? तो ये हमको ध्यान देना है कि बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस कौन से हैं। इसने तो सिर्फ घर पे ले जाने के लिए बोल दिया 15,000 घर पे दे देना। ठीक है, सेल तो इसने रिकॉर्ड कर दी ना 1,02,000 रुपए की। ठीक है, और अगर ऐसा माने कि बिजनेस से ही निकाल के इसने 15,000 टप्पू की फीस ही भर दी, बिजनेस से निकाल के टप्पू की फीस भर दी, तो ये बिजनेस में रिकॉर्ड होगा एज ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स पढ़ा था ना अपन ने कि जो ओनर विड्रॉ करके जाता है, तो ये वो पैसा है, ये 15,000 विड्रॉ करके गया है ये बिजनेस से। ठीक है, तो मेन बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे वो है ये 1 लाख, ये 1,02,000 और ये 300 रुपए कोल्ड कॉफी के। और उसके बाद अगर 15,000 रुपए दया को भेज दिए या फिर बोलेंगे टप्पू की फीस भर दी, तो वो इसका पर्सनल ट्रांजैक्शन था, जिसको ड्राइंग के रूप में रिकॉर्ड करेंगे अपन। समझे? बहुत कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा है नहीं, ये बहुत सिंपल सा है। तो आप इस चीज को समझो कि जो पहली बात तो पैसों में मेजर हो रहा है वो, और जो बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है वो दोनों रिकॉर्ड होते हैं। इसके अलावा कोई से भी और ट्रांजैक्शंस बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होंगे, मतलब जेठा के पर्सनल खर्चे यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होंगे, सिर्फ जो वो बिजनेस में कर रहा है वो सारी चीजें रिकॉर्ड होंगी। तो ये होता है हमारा सबसे पहला स्टेप, विच इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन समझ में आ गया? आइडेंटिफिकेशन, दोस ट्रांजैक्शंस which can be measured in terms of money and are related to business are recorded in books of accounts। ठीक है, एक बार पढ़ भी लेते हैं आइडेंटिफिकेशन को। देखो बेटा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, अकाउंटिंग डील्स विद बिजनेस ट्रांजैक्शंस which are monetary in nature। For recording business transactions, it is necessary that these transactions are evidenced by an appropriate source document such as cash memo, pay slip, checkbook, etc। वो सर यहाँ तक तो पढ़ा है आपने, ये तो पता नहीं क्या आ गया, इसको पढ़ते हैं। चलो, तो दूसरा स्टेप आता है, हर ट्रांजैक्शन जो आपके बिजनेस में हो रहा है उसके लिए आपके पास कुछ ना कुछ एक सोर्स डॉक्यूमेंट आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपने जो सेल किया, आपने बबीता जी को सेल किया, तो इसकी वजह से आपके पास ये जो परचेज भी किया था आपने, उसके लिए भी आ गया होगा बिल, बबीता जी को बिल बना के दिया होगा आपने। जब आपने परचेज किया था 1 लाख में, तो आपको बिल मिला होगा उस चीज का। वैसे ही अगर आपको किसी को पेमेंट करना होता है तो आप चेक के फॉर्म में करते हो, है ना। वैसे ही कभी आपको बैंक में जाके पैसे डिपॉजिट करने, तो कैसे करते हो? पूरी गड्डी उठा के फेंक के मारते हो उसको, ले भाई जमा कर दे मेरे अकाउंट में, ऐसे नहीं करते। हम क्या करते हैं? पे इन स्लिप भरते हैं। सर पे इन स्लिप क्या होती है वो भी देख लेते हैं। सर देखो, ये होती है पे इन स्लिप।
इस तरीके की होती है एक पे इन स्लिप। इसमें आप क्या करते हो, तो आप यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखते हो, आप लिखते हो कि कितने, समझो 2000 रुपए के मेरे पास 10 नोट हैं, तो मैं ऐसे लिखूंगा 2000 इंटू 10 करके यहाँ पे, और यहाँ पे भी वही चीज लिखूंगा, यहाँ टोटल आ जाएगा। ये वाला पार्ट जो होता है ये बैंक को हम लोग देते हैं, हम कैश के साथ वही 2000 के जो 10 नोट है उनके साथ ये वाला पार्ट उठा के कैशियर को दे देंगे, तो हमारे अकाउंट में जमा कर देगा यहां से डिटेल्स देख के, और ये एज अ रिसिप्ट हम अपने पास रख लेते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पे इन स्लिप। तो ये पे इन स्लिप जो है ये भी हमारे पास एक तरीके का सोर्स डॉक्यूमेंट है, पे इन स्लिप। ठीक है, ये हम पैसे जमा कर, तो ये सारी चीजें जो है ना, इन सारी चीजों को हम प्यार से बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? सोर्स डॉक्यूमेंट। रुको 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 रुको, इसको बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। अब ये सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्यों जरूरी है बिजनेस के लिए? तो बेटा सोर्स डॉक्यूमेंट्स इसलिए जरूरी है ताकि आपको पता चले हर ट्रांजैक्शन का ये एविडेंस होते हैं, एविडेंस कि हाँ ये ट्रांजैक्शन हुआ है, उसका एविडेंस है हमारे पास, सोर्स डॉक्यूमेंट्स। अब आप बोलोगे कुछ कुछ तो सर छोटे मोटे खर्चे हो जाते हैं, जैसे वो कोल्ड कॉफी वाला, तो ये वाला खर्चा सर कोल्ड कॉफी वाला बिल थोड़ी देगा। अरे चलो कोल्ड कॉफी वाला बिल दे भी देगा, चाय वाय मंगवाई किसी के लिए तो वो तो बिल नहीं देगा। उनके लिए भी हम लोग बनाते हैं कैश मेमोस। क्या बनाते हैं? कैश मेमो। ये भी एक तरीके का सोर्स डॉक्यूमेंट है। तो कहने का मतलब जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं हम उन सब के लिए एविडेंस अपने पास रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स। अब सर हमको अगर ये सोर्स डॉक्यूमेंट में से सारे खर्चे और सारी इनकम रिकॉर्ड करनी है तो हमारे पास तो बहुत सारे सोर्स डॉक्यूमेंट हो जाएंगे। सोचो एक बिजनेस के पास एक महीने में कितने सारे बिल, कितनी सारे कैश मेमो, कितनी सारी पे इन स्लिप्स, कितना सब जमा हो जाएगा। तो ऐसे में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना उनके लिए लिखना। तो ऐसे में क्या करते हैं, इन सोर्स डॉक्यूमेंट्स में से वो लोग बनाते हैं वाउचर। वाउचर क्या है? एक बिजनेस का इंटरनल ट्रांजैक्शन है, इंटरनल डॉक्यूमेंट है। देखो मैं आपको दिखा देता हूं वाउचर कैसा होता है। कुछ ऐसा होता है जिसमें जितनी भी रिसिप्ट्स आई, जितना भी पैसा आ रहा है कहीं से, वो सारी चीजें यहाँ रिकॉर्ड हो रही। जैसे सेल से पैसा है, सेल फ्रॉम मिस्टर ए, सेल टू मिस्टर बी, सेल टू मिस्टर सी, ऐसा सारी सेल्स के अमाउंट आपने लिख दिए, 2000, 1000, 3000 ऐसे करके आपने पूरा टोटल यहाँ पे निकाल दिया। ये है सोर्स डॉक्यूमेंट्स। अब बहुत सारे डॉक्यूमेंट, सॉरी ये है वाउचर्स। सोर्स डॉक्यूमेंट्स में से आपने वाउचर्स बना लिए, ठीक है, तो आसान हो गया, सारी चीजें लिखना आसान हो गया। इसमें से आप डायरेक्टली अपनी बुक्स में लिख सकते हो, समझे? ऐसे ही रिसिप्ट के लिए, पेमेंट के लिए, कैश के लिए, सबके लिए अपन वाउचर्स बनाते हैं। आई बात समझ में? तो सेकंड पॉइंट था प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स। यहीं पे देख लेते हैं अपन सेकंड, प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। किसके बेसिस पे? सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे। एंट्रीज आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड ऑन वाउचर्स। एंट्रीज को हम करते हैं वाउचर पे, नॉर्मल लिखते हैं बेटा। बबीता जी को सेल, तो सेल टू बबीता, सेल टू टप्पू, सेल टू अय्यर, सेल टू सोडी, कुछ भी करके अपन लिखते जाएंगे, यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे आती जाएंगी। Are first of all recorded in vouchers and then on the basis of vouchers recording is made in journal और books of original entry। इसके बाद हम जर्नल पे आते हैं। तो सर जर्नल पे आ जाते हैं अपन फिर, है ना? तो आपको सोर्स डॉक्यूमेंट समझ में आया, वाउचर समझ में आया। अब आया तीसरा स्टेप प्रोसेस का कि सर हमने वाउचर बना लिया, आप बताओ क्या करें? आप सबसे पहली बार बुक में एंट्री करने जा रहे हो, है ना? इसको बोलते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसका नाम है जर्नल। क्या नाम है? जर्नल। तो जर्नल जो है विच इज कॉल्ड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। पहली बार जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो इसी में ही रिकॉर्ड होते हैं। अब आप बोलोगे सर अभी तो वाउचर में भी रिकॉर्ड किया था। वाउचर बुक नहीं है ना बेटा, पहली बार जिस बुक में, किताब में आप रिकॉर्ड करोगे उसको बोलेंगे जर्नल बुक, ठीक है? जर्नल में रिकॉर्ड कैसे होता है? जैसे बबीता जी को सेल किया ना, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। जो बबीता जी को सेल किया उसको अपन रिकॉर्ड करेंगे कुछ ऐसे, हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है? और यहाँ पे हम अमाउंट लिख देंगे, कितना था? 1,02,000, 1,02,000, ऐसे दो बार अमाउंट लिख देंगे हम अलग अलग कॉलम्स में। तो ऐसे एक जर्नल एंट्री को करते हैं। स्ट्रेस मत लेना, ये पूरा सीखेंगे अपन कैसे करते हैं, लेकिन इस तरीके से एक बुक में आराम से एक जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड किया जाता है। सिर्फ ऐसे लिखा नहीं जाता सेल टू बबीता, नहीं, ऐसे प्रॉपरली रिकॉर्ड किया जाता है रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ। इस चीज को बोलते हैं जर्नल में रिकॉर्ड करना। अब आपने सर जब बहुत सारी जर्नल में एंट्रीज कर लोगे ना, आप 2 मिनट के लिए वहीं पे चले जाओ किसी दुकान पे और वैसा सोचो कि दिन में बंदा कितनी सेल करता होगा, और उसमें ये बार बार कैश टू सेल ऐसे बहुत सारे लिखा हुआ है उसके पास। लेकिन उसको ना आखिरी में चाहिए कि भाई दिन खत्म हो रहा है या हफ्ते के बाद कि मेरी टोटल सेल कितनी है। समझो जेठालाल बैठा है दुकान पे और इसने अपने अकाउंटेंट, यानी कौन है इसका अकाउंटेंट? नट्टू काका। तो नट्टू काका से पूछा, नट्टू काका आप मुझे ये बताओ कि पिछले हफ्ते टोटल सेल कितनी हुई है?
तो यार नट्टू काका क्या बैठ के एक एक सेल की एंट्री गिनेगा? इससे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो नट्टू काका एक एक सेल की एंट्री गिनेगा पूरे हफ्ते की। चलो इसने तो हफ्ते की पूछी, अगर 2 महीने की पूछ ले तो बताओ नट्टू काका 2 महीने की सेल कितनी हुई है? नट्टू काका तो बैठा रहेगा 2 4 5 घंटे, है ना, क्योंकि उसको बहुत सारी सेल्स देखनी है, फिर एक एक टोटल करना है। इसको इजी करने के लिए हम लोग बनाते हैं लेजर अकाउंट। दूसरी पॉइंट आती है लेजर में, इस जर्नल एंट्री को लेजर में पोस्ट करना। तो सर लेजर क्या होता है ये भी समझा दो। देखो आराम से देखो। सबसे पहला तो था आइडेंटिफिकेशन, दूसरे वाले प्रोसेस पे हैं अपन रिकॉर्डिंग पे। रिकॉर्डिंग आपने कर दिया, रिकॉर्ड जर्नल एंट्री के फॉर्म में कर दिया। तीसरे स्टेप पे आ जाते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन यही है बेटा लेजर। क्लासिफिकेशन किस में होता है? तो सर लेजर में होता है। तो ये लेजर क्या होता है सर, पहले ये बताओ। ठीक है सर, इसको हटा दूं, ये सारी चीजें समझ में तो आई होप आपको आई गई हैं। ठीक है, अब लेजर अकाउंट देखते हैं। तो लेजर क्या होता है बेटा? लेजर एक तरीके का टी शेप का अकाउंट होता है। क्या होता है बेटा? टी शेप का अकाउंट है। टी शेप मतलब ऐसा कुछ शेप बनेगा उसका। समझो अपन ने सेल्स का अकाउंट, क्योंकि अभी जेठालाल ने पूछा ना सेल्स का अमाउंट कितना था, तो यहां पे सारी की सारी वो जो एंट्रीज थी, जो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग लोगों को सेल किया था, वो सारी सेल्स जो है उनको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। कैसे? कि समझो बबीता जी को सेल किया था 1 लाख का मान लेते हैं, किसी और को 1,02,000 1,20,000 का सेल किया, किसी को सिर्फ 40,000 की सेल की, किसी को सेल की सिर्फ 500 रुपए की। ऐसे अलग अलग डेट्स पे हमारे पास बहुत सारे बैलेंसेस आ जाएंगे। इनको हम ऐसे एक ही अकाउंट के अंदर, मतलब सिंगल हेड के अंदर जितनी भी चीजें आ रही हैं उनको रिकॉर्ड करेंगे, तो हमारे पास एक यहाँ पे टोटल निकल के आ जाएगा। मतलब यहाँ पे एक टोटल निकलेगा, यहाँ पे टोटल निकलेगा, और यहाँ पे निकलेगा बैलेंस। क्या निकलेगा? बैलेंस। हमको इससे मतलब है। ये नट्टू काका जो बताएगा ना, उसको 2 महीने बाद जेठालाल को बोलेगा सर ये बैलेंस, यानी कितना हुआ? 1,00,000, 2,20,000, 2,20,000, 2,60,500। तो बोलेगा जेठा भाई 2,60,500 रुपए का टोटल सेल हुआ है आपका 2 महीने में। कितना आसान हो गया ना उसके लिए, क्योंकि उसने लेजर अकाउंट बना लिया। तो आप जर्नल में एंट्री करते हो जो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहलाती है, फिर आप लेजर में एंट्री करते हो विच इज कॉल्ड प्रिंसिपल बुक, विच इज कॉल्ड प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। प्रिंसिपल्स फॉलो करके, रूल्स फॉलो करके जो आप बुक बनाते हो, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स यानी लेजर। समझ में आया बेटा? सबसे पहले आइडेंटिफाई किया तूने, उसके बाद उसको रिकॉर्ड किया, उसके बाद उसको क्लासिफाई किया लेजर्स में, अलग अलग लेजर्स में। ठीक है, चलो लेजर भी समझ में आ गया सर, प्रिपरेशन ऑफ वाउचर तक समझ में आ गया था, जर्नल भी हो गया। अब अपन आते हैं लेजर पे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपन लेजर पे। रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, पहले जर्नल फिर लेजर। ठीक है, जर्नल भी देख लेते हैं। बुक इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम अ वाउचर और अ सोर्स डॉक्यूमेंट आर कॉल्ड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री यानी जर्नल। Journal is one of the book of original entry in which transactions are recorded in chronological order. Chronological order मतलब date wise, के मतलब पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, ऐसे chronological order में इसको अपन रिकॉर्ड करते हैं, टाइम वाइज या डेट वाइज। जर्नल इज सबडिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ बुक्स कॉल्ड सब जर्नल्स या स्पेशल जर्नल्स। ये अपन आगे जाके देखेंगे कि स्पेशल जर्नल या ये सारी चीजें क्या होती हैं। होती तो जर्नल बुक की ओरिजिनल एंट्री वही है। चल, इसके बाद सर आपने लेजर में पोस्टिंग की थी, तो आफ्टर जर्नल एंट्रीज आर रिकॉर्डेड या ट्रांजैक्शंस आर ट्रांसफर्ड टू रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स। A ledger is the principal book of accounts in which all the transactions are classified and transactions of similar nature are recorded at one place. Similar nature के ट्रांजेक्शन यानी सेल से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन एक ही जगह। फॉर्मेट देख लो, अभी मैंने छोटा सा बनाया था, लेकिन कुछ इस तरीके का लेजर का एक फॉर्मेट होता है। ठीक है, ये आपका लेजर का फॉर्मेट हो गया, ये आपका जर्नल का फॉर्मेट हो गया। ये आपको ऐसे तो बस देख लो, क्योंकि ये ओरिजिनल बुक के मैंने कुछ पार्ट्स लगाए हैं यहाँ पे, क्योंकि आपको ये फॉर्मेट बनाने पड़ेंगे, है ना। लेकिन आजकल प्रिंटेड बुक्स आती हैं तो आप डायरेक्टली उनमें सारी चीजें लिखते हो। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया, पोस्टिंग टू लेजर तक। इसके बाद अपन क्या करते हैं, तो सर वापस आते हैं अपन अपने एग्जाम्पल पे। सेल्स वगैरह आपने निकाल लिया है, क्या ये फिगर सही है? तुम बताओ मुझे, क्या ये मैंने सही लिखा है? आप क्या करोगे, इसको टोटल करके देखोगे कि हाँ लग तो सही रहा है ना। अब इसमें अगर कोई गलती है तो अपने को पता कैसे चलेगा? फॉर एग्जाम्पल मैंने 26,260,500 मैंने इसकी जगह लिख दिया होता 265,000। मुझे कैसे पता चलता कि गलती है या नहीं? हो तो जाती है, अब कैलकुलेशन मिस्टेक है, इसको तो कोई पकड़ ही नहीं पाएगा, ऐसे में सेल बढ़ जाएगी। कैसे कर सकते हैं इसको चेक? तो इसके लिए हमको एक अलग अकाउंट बनाना पड़ता है विच इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। क्या बनाते हैं बेटा? ट्रायल
बैलेंस। सर ये ट्रायल बैलेंस क्या है? तो सर ये जो ट्रायल बैलेंस है ना, ये इस लेजर की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए। ट्रायल बैलेंस क्यों बनता है? एक्यूरेसी ऑफ लेजर को चेक करने के लिए। जो आपने अलग अलग लेजर बनाया ना बेटा, पहले तो समझ ले, लेजर तुमने सेल का बनाया होगा, परचेज का बनाया होगा, मतलब सेल अकाउंट, परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट, ये सारे आपने अकाउंट बनाए होंगे जिनके बैलेंसेस आपने निकाले होंगे। ये बैलेंसेस सही है या नहीं, ये चेक करने के लिए आप बनाओगे ट्रायल बैलेंस, एक्यूरेसी लेजर की चेक करने के लिए। ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है सर? देख मैं सारी चीजें बता रहा हूं, लेकिन टेंशन मत लेना, ये सारे चैप्टर्स हैं, अलग अलग सीखेंगे अपन। ट्रायल बैलेंस कुछ इस तरह बनता है। यहाँ पे आप सारे बैलेंसेस, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस लिखते हो कि सर सेल का क्रेडिट बैलेंस होता है, चलो आपने यहाँ लिख दिया। परचेज का डेबिट बैलेंस होता है, सर आपने यहाँ लिख दिया। फिर आप मतलब कैसे लिखेंगे उस पर मत जाओ, वो अपन सारी चीजें सीखेंगे। फिर अपन यहाँ पे टोटल निकालते हैं दोनों का। अगर टोटल दोनों का इक्वल है मतलब हमने सही किया है, अगर टोटल इक्वल नहीं है तो हमने सही नहीं किया है। तो ट्रायल बैलेंस से, ये जो ट्रायल बैलेंस है ना, इससे हमें पता चल जाता है कि हमने लेजर सही किए हैं या नहीं किए। चलो सर, रिकॉर्ड कर लिया, आइडेंटिफाई किया, रिकॉर्ड किया, लेजर भी बना लिया, ट्रायल बैलेंस भी बना लिया, देख भी लिया कि ये सही है या गलत। अब क्या करेंगे सर? तो बेटा अब एक बात बताओ, प्रोसेस तो तुम पढ़ रहे हो, एक बात बताओ, बिजनेस किया क्यों था? हमने बिजनेस जब से स्टार्ट किया है, हमने करा ही क्यों है बिजनेस? प्रॉफिट के लिए, भैया पैसा कमाना है, रोजी रोटी चलानी है ना, इसके लिए हमने सारी चीजें की हैं। तो अब हम उस पार्ट पे आते हैं कि हमारे पास सारे ट्रांजैक्शन हो गए, अब हम ये देखेंगे हमारा प्रॉफिट हुआ है या लॉस, है ना। इस स्टेप को बोलते हैं हम समराइजेशन। समराइज करना चीजों को, समरी निकालना, ठीक है। इसके बाद आता है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट समराइजेशन का पार्ट है। चलो सर, क्या होता है सर ये बताओ हमें जल्दी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? तो बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये तो आपने बहुत बार सुना भी होगा कि आपने सुना है बैलेंस शीट, टाटा की बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है ना, पेटीएम की बैलेंस शीट थोड़ी वीक है, ये वाली बातें सुनी होंगी ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहलाते हैं ये। 3 तरीके के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है ट्रेडिंग अकाउंट। क्या होता है बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा हमारे पास होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और तीसरी चीज हमारे पास होती है वही चीज अभी जो बताई, बैलेंस शीट, ठीक है। तो इन तीनों को मिला के हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है? तो सर ट्रेडिंग अकाउंट होता है एक, जिसमें से आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। सिंपल, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है मैं लिख देता हूं। इससे निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट जीपी, इससे निकलता है नेट प्रॉफिट एनपी, ठीक है। और बैलेंस शीट से पता चलता है कि आपके एसेट्स और आपकी लाइबिलिटीज की आज की वैल्यू क्या है। अरे सर क्या बता दिया आप, बता देखो, ट्रेडिंग अकाउंट से निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट। इसका मतलब मैंने कोई चीज उठाई, जैसे मैंने कोई सी भी चीज उठा लो यार, अब समझो ये मेरे पास एक सिपर रखा हुआ है, ये मैंने उठाया, ठीक है। मैंने ये खरीदा था, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये खरीदा था मैंने 100 रुपए में, और मैंने अपनी दुकान पे इसको 150 की एमआरपी लगा के भेज दिया, ठीक है। 100 का था, 150 में बिक गया, कितना कमाया सर? 50 रुपए। ये है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन इस 50 रुपए को कमाने के लिए ऑब्वियसली मैं दुकान में बैठा हूं तो लाइट का बिल आ रहा है, खर्चे हो रहे हैं 10 तरीके के, तो मैं मान लेता हूं कि इसी एक प्रोडक्ट के अगर ऊपर मैं खर्चा निकालूं तो ऑन एन एवरेज सारी चीजें मेंटेन करने का 10 रुपए खर्चा भी आ रहा था। तो सर नेट कितना बचा आपके पास? देखो आपने 100 में खरीदा, 150 में बेच दिया, लेकिन 50 रुपए नहीं आए आपके पास, आपने 10 रुपए खर्चे भी तो किए उस चीज को रखने के लिए, अपनी दुकान में सजा के रखने के लिए। तो नेट प्रॉफिट जो था दैट वाज 40 रुपए। नेट का मतलब ही समझो, आखिरी में बचा कुचा, नेट प्रॉफिट था 40 रुपए, समझे। तो ये था ग्रॉस प्रॉफिट, ये था नेट प्रॉफिट। अब ये हो गई दोनों, यहां से प्रॉफिट पता चल गया आपको बिजनेस का, 2 तरीके के प्रॉफिट पता चल गए कि सेल से कितना कमा रहे हो और मेन टोटल कितना बच रहा है आखिरी में हाथ में। इसके बाद आती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आप देखते हो कि आज की एसेट्स की और लायबिलिटीज की वैल्यू कितनी है। कि आपने एक बिल्डिंग खरीदी थी, समझो उस टाइम 20 लाख की थी, आपने तो दुकान खरीदी थी 20 लाख की थी, लेकिन अब उसकी 20 से बढ़ के वैल्यू 22 हो गई है, 22 लाख हो गई है। तो ये उसकी आज की वैल्यू कितनी है। वैसे ही आपने कुछ एक कार खरीदी थी जो आपने समझो 10 लाख की खरीदी थी, आज उसकी वैल्यू कम होकर सिर्फ 6 लाख रह गई है। तो
ये जो एसेट्स की फाइनल वैल्यू है ये हमको बैलेंस शीट बताती है, एसेट्स और हमारी लाइबिलिटीज की भी। लाइबिलिटीज यानी आपने 10 लाख रुपए कर्जा लिया था लेकिन उस पर इंटरेस्ट मिला के 11 लाख हो गया है, तो वो लाइबिलिटीज का पार्ट है। तो ये सारी चीजें आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बताती हैं। तो अच्छा था ना प्रोसेस, देखो क्योंकि बैलेंस शीट तक पहुंचे आपको पता चला कि प्रॉफिट कितना हुआ, बैलेंस शीट में आए आपको पता चला एसेट्स की वैल्यू कितनी है। इसी के लिए ही तो हम पूरा का पूरा अकाउंट्स पढ़ते रहते हैं, इसको बोलते हैं समराइजेशन। इसके बाद एक और चीज आती है, अब ये 11th में इतना ही पढ़ेंगे, अच्छा ये भी बता दूं मैं 11th में अपन इतना ही पढ़ेंगे। तो सर प्रोसेस भी इतना ही आता है? नहीं, प्रोसेस तो लंबा है, लंबा मतलब 2 पॉइंट्स और है, लेकिन 11th में अपन इतना ही करते हैं। 11th की जो बुक है ना, बस इतने पे खत्म है। इसके बाद वाली चीजें हैं कुछ, समराइजेशन के बाद आप करते हो एनालिसिस। एनालिसिस करना मतलब एक्चुअली उसमें से देखना कि प्रॉफिट सही आया या गलत आया, है ना। इसके बाद एनालिसिस के बाद आप करते हो इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मतलब आपका इंटरप्रिटेशन क्या है कि भाई आपका प्रॉफिट जो है वो सही है या फिर बढ़ सकता था या आपने खर्चे ज्यादा कर दिए, ये वाली चीज है। दिस इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन, कि आप अपने प्रॉफिट से क्या देख रहे हो, ट्रेंड कैसा है, पिछले साल प्रॉफिट कम था, इस साल ज्यादा हुआ, अगले साल और ज्यादा होगा। दिस इज इंटरप्रिटेशन, ठीक है। एंड लास्ट में आता है ये जो आपको सारी चीजें पता चली है अपने प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, इसको कम्युनिकेट करना। तो लास्ट प्रोसेस है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन किसको होता है? तो बेटा जब रिलायंस कमाता है तो अपनी बैलेंस शीट पूरे के पूरे सबको देता है, अपने शेयर होल्डर्स को, अपने इन्वेस्टर्स को, अपने बैंकर्स को, अपने ग्राहकों को, सबको पता चलना चाहिए ना कि बिजनेस कैसा चल रहा है। तो ये कम्युनिकेशन का पार्ट है, ठीक है। तो मतलब ये चीज कम्युनिकेट करते हैं वो किसको? अपने यूजर्स को, ठीक है। और ये वाली जो चीजें हैं ये हम अपने 12th में पढ़ते हैं, लेकिन अब 11th में ये पूरी की पूरी चीजें पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ अकाउंट, ठीक है। चलो अपन एक बार आगे देख लेते हैं और क्या चीजें हैं। तो ये यहां तक अपन ने देख लिया, बस लास्ट वाली चीज पे आते हैं, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आपको पता है यार, अभी अभी बताया मैंने, ट्रायल बैलेंस क्यों बनता है? क्यों बनता, अरे क्यों बनता है अभी अभी बताया यार। ट्रायल बैलेंस इसलिए बनता है ताकि लेजर की क्या चेक करें? एक्यूरेसी। तो लेजर अकाउंट्स की एक्यूरेसी चेक करने के लिए बनता है हमारे पास ट्रायल बैलेंस। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लास्ट स्टेप इन अकाउंटिंग प्रोसेस इज द बैलेंसिंग ऑफ लेजर्स, बैलेंस निकालना, एंड प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस विद द हेल्प ऑफ सच बैलेंसेस। उन बैलेंसेस को उठा के ट्रायल बैलेंस में लिखो। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? इज द स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ पोस्टिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ लेजर्स। जो बैलेंस निकाला है वो सही है या गलत, ये देखने के लिए आप बनाते हो ट्रायल बैलेंस। समझ में आया ना? सही में आया ना? चलो आगे। एज ट्रायल बैलेंस कंटेन्स द बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट्स, इट प्रोवाइड्स बेसिस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, ठीक है। तो हम सारी चीजें करके इसमें से 3 चीजें बनाते हैं, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। ये सारी चीजें करके हमारा प्रोसेस खत्म हो जाता है, ठीक है। तो अभी आपको आई होप समझ में आ गया होगा। इस पे ही मैं वापस आता हूं, ये वाली चीज पे। ये है पूरा प्रोसेस, और इसको और डिटेल में अगर देखो तो ये इमेजेस के साथ आपके पास ये सारी चीजें हैं। आप ना इस चीज का एक स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्या होता है बेसिस ऑफ अकाउंट्स। कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के, तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, कैसे रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें? ऑलरेडी ऑन है, अच्छा चलो ठीक है। तो यहां तक आपने देख लिया प्रोसेस, और अगर आगे बढ़ते हैं अपन तो हमारे पास आ जाएगा बेसिस ऑफ अकाउंट्स। अब देखो बेटा हमारे पास 2 बेसिस ऑफ अकाउंट होते हैं। अब अकाउंटिंग के बेसिक्स का मतलब क्या है कि आप ये जो अकाउंटिंग कर रहे हो ना, ये पूरा प्रोसेस आपने सीखा कि सर हम आइडेंटिफाई करेंगे, फिर रिकॉर्ड करेंगे, फिर क्लासीफाई करेंगे, जो भी करेंगे ये करने के 2 तरीके हमारे पास है। पहला तरीका है कैश बेसिस और दूसरा है अक्रूवल बेसिस। अब देखो क्या होता है कि बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। अब कभी कभी क्या होता है ना, एक चीज तो है आपको सिंपल सा पता है कि कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं, कि आपने कोई चीज सेल की, आपके पास पैसा आ गया, आपने लाइट का बिल भरा, पैसा चला गया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जो कैश में नहीं होते, जिनको हम बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। सर ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन कैसे होते हैं? तो सर देखो कि आपने किसी को सेल किया, उस बंदे ने उस वक्त पैसे नहीं दिए, उसने बोला मैं 4 दिन बाद दूंगा। क्या बोला उसने? मैं 4 दिन बाद दूंगा। तो ये एक ट्रांजैक्शन है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ऐसे में सर सेल तो हो गई। आप एक बात को समझो कि सर आपने बोला कि मैं आपको कोई चीज बेच रहा हूं, मतलब समझो मैंने किसी से कोई चीज खरीदी, फॉर एग्जांपल ये स्टाइलस खरीद के आया, मैं किसी स्टेशनरी शॉप पे, इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गया, मैंने बोला भैया स्टाइलस दो, उसने मेरे को दे दिया। मैंने बोला भैया कितने रुपए हुए? उन्होंने बोला 1000 रुपए हुए।
मैंने बोला भैया अभी तो है नहीं, सैलरी आने वाली है थोड़े दिन में, फिर आप मुझसे ले लेना। तो उसने बोला ठीक है, पहचानता था मेरे को, तो बोला ठीक है सर आप तो लेके जाओ, आराम से 10-12 दिन बाद पैसे दे देना। अब एक बात बताओ, खरीद तो लिया मैंने, उसकी सेल तो हो गई, जो भी इसमें प्रॉफिट, ये 1000 रुपए का मैंने खरीदा है तो 100-200 रुपए उसने कमाए होंगे, कमाई तो रिकॉर्ड कर लेगा ना, वो सेल तो रिकॉर्ड कर लेगा कि भैया सेल तो हो गई, पैसा बाद में आएगा। समझे बात को? तो ये थोड़ा सही लगता है कि यार अगर आप क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स भी रिकॉर्ड करो तो सही है। लेकिन कुछ बिजनेसेस जो होते हैं, जो बहुत छोटे बिजनेसेस हैं, उनमें हम लोग क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को देखते ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, देखो बेटा, जैसे एक, इनको आप जानते होंगे है ना, ये एक कोई सा भी एक चाय वाला ले लेते हैं आपके गली के बाहर। अब इनको तो आपको, ये तो जानते हो ना उसको, गरम है, बस वो देखा है ना तुमने चलो, तो ये है डॉली चाय वाला, ठीक है। हम मान लेते हैं कि ये कैश में ही डील करता है, ये कोई क्रेडिट ये उधार रखता ही नहीं है, छीन के पैसे लेता है लोगों से, देखा ही होगा ना तुमने। तो ये जो है, ये अपना सिर्फ और सिर्फ कैश में डील करता है। डॉली बोलता है कैश है तो आओ, नहीं है कैश तो बाहर जाओ, ठीक है। और वही चलो, डॉली को भी कोई एक पहचान का बंदा मिल गया, रोज आता है चाय पीने, है ना, और उसने इसको पैसे नहीं दिए, बोला कि डॉली मैं 3-4 दिन बाद पैसे दे दूंगा, तो क्या डॉली उसको रिकॉर्ड करेगा? नहीं करेगा, ठीक है। कैश बेसिस वाले बंदे सिर्फ वो रिकॉर्ड करते हैं जो दिन में पूरी पूरी सेल हुई कैश में, जो क्रेडिट में हुआ उसको वो रिकॉर्ड करते ही नहीं है। तो कैश बेसिस अकाउंट्स का एक ऐसा बेसिस है जिसमें आप वो सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे जो सिर्फ कैश में हो रहे हैं, मतलब सारे ट्रांजेक्शन सिर्फ तब रिकॉर्ड होंगे जब कैश मिला या फिर कैश दिया। तो अपन यहां पे आ जाते हैं एक बार, कैश बेसिस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन कैश बीइंग रिसीव्ड और पेड। जब कैश मिला या कैश पे किया, सिर्फ आप तभी उस चीज को रिकॉर्ड करोगे। बात को ध्यान से समझना, कैश बेसिस में कैश ही इंपॉर्टेंट है। मिला तो आप इनकम मानोगे, गया तो आप एक्सपेंस मानोगे। समझो आप अपने घर का बिल, अपने घर का रेंट है, समझ लो आप 10,000 रुपए रेंट था, आपने पूरा एक साल बीत गया, 10 महीने का रेंट दिया, 2 महीने का रेंट नहीं दिया, तो क्या आप बताओ, आपको लिखना चाहिए देखो आज नहीं तो कल तो देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल तो देना पड़ेगा ना। लेकिन क्या होता है कि कैश बेसिस वाले मानते ही नहीं है उसको, बोलते हैं भाई 10,000 रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपए ही भरा है, 20,000 रुपए है ही नहीं, ठीक है, 20,000 को लिखेंगे ही नहीं कहीं, जब पे करेंगे तब लिखेंगे। तो ऐसे में क्या हो जाता है, देखो कि यार सर आपने बोला 1 लाख रुपए इन्होंने दिए, कायदे से 20,000 रुपए और देने चाहिए थे जो उन्होंने नहीं दिए इस साल। अब ये तो वो अगले साल दिखेगा और ये अगले साल का एक्सपेंस दिखेगा, इस साल का तो ये एक्सपेंस दिखा नहीं ना। तो ये हो जाता है यहीं पे गलत कि भाई जिस साल का खर्चा है उस साल में दिखाओ ना भाई। इससे पहले चैप्टर नंबर 3 अपन ने पढ़ा, उसमें अपन एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं भाई जिस साल में रेवेन्यू कमाया है, जिस जो खर्चा करके आपने पैसा कमाया है उसी साल में लिखो। अब ये तो अगले साल में ये पे करेगा तो अगले साल लिखेगा, लेकिन वही अक्रूवल बेसिस वाला इसको भी लिखेगा, वो बोलेगा भैया मेरा खर्चा हुआ है 1,20,000, जिसमें से 1 लाख मैंने दिया है, 20,000 मैंने नहीं दिया है। बात समझ में आई? कैश बेसिस में जब कैश पे होगा तभी रिकॉर्ड होगा ट्रांजेक्शन, अक्रूवल बेसिस में हम पूरा का पूरा एक्सपेंस एक ही बार में मानते हैं जब हुआ है, पे भले ही बाद में किया हो अपन ने, ठीक है। तो अक्रूवल बेसिस ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हेन एंटर्ड, जब आप चीज में एंटर होते हो, सेल जब हुई तब उसको लिखेंगे, ना कि तब जब पैसा मिला सामने वाले से। वैसे ही रेंट जब ड्यू हो गया तब लिखेंगे, ना कि तब जब हमने पे किया। तो व्हेन एंटर्ड वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट, कैश रिसीव करो नहीं करो इससे कोई मतलब नहीं है। तो अपन आते हैं अपने मेन बंदे पे, चाय वाला, ठीक है, गरम है इसका तो वही मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, तो इसमें भैया सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा है। जितना आपके पास जब आ रहा है पैसा उसको रिसीव मान लो, तो रेवेन्यू तब रिकॉग्नाइज करो जब आपके पास रिसिप्ट्स आ जाए कैश की। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिसिप्ट्स, RECEIPTS, रिसिप्ट्स आपके पास आ गई, पैसा आया रिसिप्ट्स, पैसा गया एक्सपेंस, माइनस एक्सपेंस कर दो आप, तो क्या आ जाएगा आपके पास? प्रॉफिट आ जाएगा सर। सिंपल। प्रॉफिट कैसे आएगा सर? रिसिप्ट्स माइनस एक्सपेंसेस, जितना कैश आया माइनस कितना कैश गया, बचा हुआ आपका प्रॉफिट। सिंपल कैश बेसिस। अब देखो ये जो प्रॉफिट आया ना कभी सही नहीं आता है, क्यों नहीं आता है? क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया कि सर जब आप पे कर रहे हो तब आप उसको लिख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप वही वाले पिछले वाले एग्जाम्पल की मैं बात कर लेता हूं, पिछले वाले एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं। ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का रेंट था, 10,000 रुपए हर महीने, है ना। ये इसने 1 लाख रुपए पे किया 31 मार्च तक, 20,000 पे नहीं किया, तो सर ये लिखेगा कितना? सिर्फ बुक्स में लिखेगा
1 लाख का खर्चा, लेकिन कायदे से तो इसका रेंट बनना चाहिए 1,20,000। ठीक है, इसने भी 31 मार्च को पे किया, लेकिन इसने लिखा पूरा का पूरा 1,20,000 रुपए मेरा खर्चा है। तो आप एक बात बताओ, सही प्रॉफिट किसका निकलेगा? सही प्रॉफिट तो सर उसका निकलेगा ना, क्योंकि इसने पूरा खर्चा मान लिया है अपना, भले देगा बाद में, लेकिन ये क्या करेगा, अगले साल समझो, अगले साल के अप्रैल में, अगले साल के 5 अप्रैल को ये पे कर रहा है। अरे ये क्या हो गया, अगले साल के, रुको फिर से कर देता हूं इसको, 1 अप्रैल ऑफ नेक्स्ट ईयर ये पे कर रहा है अपने 20,000, और ये बोल रहा है 20,000 अगले साल का खर्चा है। तो सर अगले साल का थोड़ी हुआ, ये तो इसी साल का खर्चा था ना, आपने 2 महीने का दिया नहीं था, तो इससे अगले साल का प्रॉफिट भी डिस्टर्ब होगा, इस वाले साल का प्रॉफिट भी डिस्टर्ब होगा। आई बात समझ में? इसलिए कैश बेसिस को ज्यादातर लोग फॉलो नहीं करते, लेकिन कौन फॉलो करता है? तो वो लोग फॉलो करते हैं जिनके बिजनेसेस बहुत छोटे हैं, या वो कैश में ही डील कर रहे हैं, उनको ज्यादा बड़ी पिक्चर नहीं दिखानी, उनको सीधा सीधा मतलब है सुबह आना है, चाय बनानी है, पैसा कमाना है, घर जाना है, तो वो लोग कैश बेसिस को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं कि यही है सारी चीजें। ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन कैश बीइंग रिसीव्ड और पेड, revenue is recognized on receipt of cash, expenses are recorded when they have been paid, expense तब जब हमने उसको कैश में पे कर दिया, difference between them is called profit। सिंपल आया समझ में? सिंपल था ना बेटा? तो ये कैश बेसिस है, रिसिप्ट्स माइनस एक्सपेंसेस, इससे प्रॉफिट निकल जाता है। ये हमारे डॉली भाई हैं, ये सारी चीजें समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, अब इसके बाद आते हैं अपन अक्रूवल बेसिस पे। तो पहले एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो एडवांटेज क्या है मैंने बता ही दिया आपको, एक बार बस अपन उसको देख लेते हैं। पहली बात तो एडवांटेज है, सिंपल है, रियलिस्टिक है एंड सेटिस्फाइड द कंजर्वेटिव इंस्टिंक्ट ऑफ मेनी पीपल। मतलब उनको ज्यादा कुछ नहीं करना, कंजर्वेटिव लोग हैं, ज्यादा कुछ नहीं करना, नॉर्मल अकाउंटिंग करनी है, तो ये उसको सेटिस्फाई करता है कि ठीक है चलो कर भी ली अकाउंटिंग, हो भी गया। इट डज नॉट रिक्वायर एस्टिमेट्स एंड पर्सनल जजमेंट्स, कोई एस्टिमेट नहीं चाहिए इसमें। एस्टिमेट होता है ना कि मैं अगले महीने दूंगा, या ये वाला बंदा है जो मुझसे आज चाय लेके गया है, ये मेरे को बोल रहा है मैं बाद में पे करूंगा, है ना, तो वो होते हैं पर्सनल जजमेंट, कि मुझे लग रहा है कि ये पे करेगा, मुझे लग रहा है पैसा नहीं देगा। ये दोनों पर्सनल जजमेंट्स है। कैश में ऐसा होता ही नहीं है, आया कैश तो मैं लिखूंगा, नहीं आया तो मैं मानता ही नहीं हूं कि चाय बिकी भी, है ना। तो ये पर्सनल जजमेंट पे जो है वो बेस्ड नहीं होता। इट इज सुटेबल फॉर दोस एंटरप्राइजेस वेयर मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शंस आर ऑन कैश बेसिस, जहां पे एंटरप्राइज में ज्यादातर कैश का डीलिंग होती है, उसी में ये सही है। अब इसके डिसएडवांटेज आते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है ना। क्या डिसएडवांटेज है कैश के? इग्नोर करता है एडजस्टमेंट। सर एडजस्टमेंट क्या होता है? अभी पढ़ेंगे, जस्ट इसके बाद वाली स्लाइड में पढ़ेंगे। एडजस्टमेंट को इग्नोर करता है। एडजस्टमेंट मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शंस को इग्नोर कर देता है। इट डज नॉट फॉलो मैचिंग प्रिंसिपल, मैंने आपको बताया मैच करना है। मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन द सेम ईयर इन विच दे हैव बीन यूटिलाइज्ड इन अर्निंग द रेवेन्यू। मतलब जिस साल में एक्सपेंसेस यूज हुए हैं किसी रेवेन्यू को अर्न करने के लिए, उसी साल में रिकॉर्ड करो। जिस साल का खर्चा है उस साल में रिकॉर्ड करो, ये मैचिंग प्रिंसिपल बोलता है। लेकिन यहां पे मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता है, हमने देख लिया। There is a great possibility of manipulation of profit. प्रॉफिट मैनिपुलेट हो सकता है, बहुत हो सकता है। कैसे? कि मैंने अभी पेमेंट किया ही नहीं, अगले साल करूंगा तो इस साल का प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना। कैसे? देखो सर, आपके एक दिन की बात करते हैं, दिन का प्रॉफिट मैनिपुलेट करके बताता हूं। एक दिन में डॉली की कितनी चाय सेल होती होगी? बहुत होती होंगी यार। अपन मान लेते हैं कि 10,000 चाय बेच देता है और 10 रुपए की एक है, तो एक दिन की सेल कितनी हुई सर? 1 लाख हो गई। ठीक है, ये हैं रिसिप्ट्स, ये हैं डॉली की रिसिप्ट्स। मैं डॉली की पेमेंट्स की बात कर देता हूं, 1 2 3 4। ठीक है, डॉली की रिसिप्ट्स 1 लाख। डॉली ने पेमेंट कितना किया आप देखो, देखो देखो देखो। डॉली को क्या करना था, वो जहां पे दुकान लगाता है ना अपनी, वहां का ऐसा मान लेते हैं कि रेंट देता है। कितना देता है? 10,000 रुपए रेंट देता है पर डे। बहुत बड़ा आदमी है, देता होगा, ऐसा मान लेते हैं। तो 10,000 रुपए रेंट देता है वहां का, उस जगह का। अब इस दिन इसने रेंट नहीं दिया, इसको बोला कि सर मैं कल रेंट पे कर दूंगा, आज मैं नहीं पैसा दे पाऊंगा, मेरा पैसा कहीं पे यूटिलाइज हो गया। जो भी ओनर था उसने ऐसा बोल दिया। तो सोचो इसका पेमेंट आज मैं मान लेता हूं, अच्छा ये एक तो ये पेमेंट और दूसरा ये दूध चाय पत्ती ये सब लेके आता है, तो मान लेता हूं 10,000 का वो भी लेके आता है। तो यहाँ पे पेमेंट इसका आज के दिन में सिर्फ और सिर्फ 10,000 हुआ, जबकि कायदे से कितना हुआ? तो 10,000 इसने रेंट भरा, 10,000 की दूध चाय पत्ती लेके आया, तो कायदे से तो 20,000 खर्चा हुए, लेकिन इसका प्रॉफिट दिख रहा है 90,000 आज के हिसाब से। क्यों? क्यों? क्योंकि इसने कैश बेसिस फॉलो किया, इसने कैश बेसिस फॉलो किया, इसे कैश दिया ही नहीं। ये 10,000 कल देगा। अब कल क्या होगा? कल भी यही मान लेते हैं, कल भी 1 लाख रुपए की सेल हुई।
अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा कि इसको कल का भी 10,000 देना है, आज का भी 10,000 देना है, और 10,000 रुपए चाय पत्ती के भी तो 30,000 रुपए देने हैं। तो दूसरे दिन इसने पेमेंट दिखा दी अपनी 30,000 और प्रॉफिट कर दिया अपना 70,000। तो ये मैनिपुलेट हो रहा है ना यार, प्रॉफिट अपने हाथ में है कि जब अपन कैश देंगे तब प्रॉफिट को चेंज कर सकते हैं। समझे आप बात को? तो इसीलिए, लेकिन अगर आप अक्रूवल बेसिस फॉलो करो तो 1,00,000 रुपए आपका सेल यानी रिसिप्ट, 10,000 रुपए आपका दिन का खर्चा है ही, रेंट भरना ही है, और 10,000 रुपए आपका चाय पत्ती का खर्चा है, तो रोज का 20,000 ही खर्चा हुआ ना। कभी आप उसको मैनिपुलेट कर ही नहीं पाओगे। मतलब आपने कैश भले 3 दिन बाद भी दिया तो भी आप हर दिन रिकॉर्ड करोगे उस 10,000 रुपए को। यही खूबसूरती है किसकी? अक्रूवल बेसिस की। इसीलिए बहुत सारी कंपनीज भी बोलती हैं, कंपनीज एक्ट तो सीधा सीधा बोलता है कि आप अक्रूवल ही फॉलो करोगे। आते हैं यहाँ पर उस पर आते हैं। तो इस पर मैनिपुलेशन ऑफ प्रॉफिट हो जाता है in cash basis of accounting because payments may either be delayed or made early and similarly incomes may be postponed or collected early। पैसा या तो पहले ही दे दो या बाद में दे दो या फिर expenses को डिले कर दो, इन सब से आप प्रॉफिट को मैनिपुलेट कर सकते हो। एंड कंपनीज एक्ट 2013 डू नॉट रिकॉग्नाइज इट। कंपनीज को अलाउड ही नहीं है आप कैश बेसिस में काम करो। अगर किसी ने कंपनी खोली तो उसको अक्रूवल बेसिस ही फॉलो करना है। ठीक है, समझ में आ गया? कैश बेसिस थोड़ा सा सिंपल था, अब अपन अक्रूवल पे चलते हैं। उससे पहले आप समझो कि एडजस्टमेंट क्या होते हैं। अब आती है मेन चीज, बहुत ही बढ़िया, और मैं भाई ये बता रहा हूं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे तो मैं जितने स्टार बनाऊं उतना कम है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बात को समझना। देखो, आपका कोई खर्चा है और आपने उसी वक्त उसको किया। पहले तो खर्चे को अपन क्या बोलते हैं? खर्चे को बोलते हैं एक्सपेंस। जब पैसा आता है उस चीज को बोलते हैं इनकम। पहले तो इन चीजों को समझो। अब ये दो तरीके से बाइफरकेट हो सकती हैं। जो खर्चा है, किस चीज का खर्चा ले ले? सर हम खर्चा ले लेते हैं रेंट का। क्या ले रहे हैं अपन खर्चा? एग्जांपल के लिए रेंट। आप रेंट 2-3 तरीके से दे सकते हो। जैसे ही रेंट बन गया आपने दे दिया। जैसे कायदे से रेंट क्या होता है कि आपने जैसे ही आपका महीना खत्म हुआ आपने किराया भरा। अब वो किसी भी चीज का किराया हो सकता है। मैं मान लेता हूं आपने दुकान जो खोली है उसका किराया आपका बनता है, और बनता कब है? 30 तारीख को। मतलब पहली तारीख से आपने दुकान खोली है, 30 तारीख को आप पैसे देते हो अपने मकान मालिक को। 30 तारीख को आपने दिए रेंट के फॉर्म में, इट इज रेंट एक्सपेंस। बस दो बातें यहां पे आती हैं, सोचो ध्यान से सुनना। और ये मैं ले रहा हूं अप्रैल की बात कर रहा हूं। मैंने अप्रैल 1 को जो है वो ले लिया है अपनी दुकान, और मैं हर 30 तारीख को यानी 30 अप्रैल, 30 मई ऐसे करके मैं उसको पे करूंगा। अब मैंने 1 अप्रैल को लिया है, ये रेंट बन जाएगा मेरा 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल को मैं इसको पैसे दे दूंगा। ये है मेरा एक्सपेंस। बेटा इतना तो समझ में आता है ना? अब ये एक्सपेंस दो तरीके से हो सकता है, बात को समझना अच्छे से। मैंने अगर इसका ये जो रेंट है वो मैंने अगर 1 अप्रैल को ही दे दिया, 1 अप्रैल को ही दे दिया मैंने बोला कि भैया पूरा महीना तो मैं आपका घर यूज करूंगा ही, आपकी दुकान यूज करूंगा, लेकिन पहली तारीख को ही मैंने पूरा किराया भर दिया, जबकि मैंने अभी तक यूज नहीं किया है उस प्रॉपर्टी को। इसको बोलते हैं प्रीपेड। क्या बोलते हैं बेटा? प्रीपेड एक्सपेंस। क्या बोलते हैं इसको? प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस आप मोबाइल में भी करते हो, आप पहले रिचार्ज करते हो फिर यूज करते हो सर्विसेज। दिस इज कॉल्ड प्रीपेड। इसको प्रीपेड फोन है अपना, प्रीपेड एक्सपेंस इस चीज को बोलते हैं कि यूज करने से पहले ही अगर पैसा दे दिया, दिस इज प्रीपेड। आई बात समझ में? प्रीपेड नाम से समझ में आ रहा है। अगर मैंने इसको, मेरी 30 तारीख हो गई और मैंने इसको पैसा ही नहीं दिया अभी तक, 30 तारीख को देना था ना, तो एक्सपेंस माना जाता। 30 तारीख हो गई, मैंने इसको पैसा ही नहीं दिया, तो अब ये मेरे लिए हो जाएगा, मतलब फ्रॉम 1 मई या फिर 1 मई से ये हो जाएगा मेरे लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। बात समझ में आई? अगर मैंने 30 तारीख को दे दिया होता तो एक्सपेंस होता, कोई दिक्कत ही नहीं होती, लेकिन 30 को भी नहीं दिया तो 30 के बाद से ये हो जाएगा मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। देना है, लाइबिलिटी हो जाएगी। मैं लिख दूं इसको लाइबिलिटी, ये मेरी लाइबिलिटी हो जाएगी, कर्जा हो जाएगा कि मेरे को देना है ये पैसा। आउटस्टैंडिंग, मकान मालिक बाहर ही खड़ा है, ही इज आउटस्टैंडिंग टू टेक योर मनी, है ना, बाहर ही खड़ा है लेने के लिए पैसा। दिस इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग। समझ में आया बाइफरकेशन? सबसे पहला, अगर आपने पहले ही पे कर दिया तो प्रीपेड एक्सपेंस। ड्यू डेट तक भी पे नहीं किया, उसके बाद भी ड्यू रखा आपने, तो इसको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग, देना है। ऐसा ही आपका वाईफाई का बिल होता है। देखो क्या होता है यार, ध्यान से समझो यार, सब कुछ प्रैक्टिकल है अकाउंट्स में। वाईफाई का बिल आता है आपका घर का, समझो 20 तारीख को आया, 20 तारीख को आपने नहीं भरा तो क्या होता है? पेनाल्टी लगती है। फिर ऐसा दूसरा बिल जो आता है ना, उस पर दिखता है आउटस्टैंडिंग अमाउंट।
आउटस्टैंडिंग वर्ड तो वहां पे भी आता था, आज तक आपने ध्यान नहीं दिया। आउटस्टैंडिंग अमाउंट मतलब आपको इतना देना है, समझे बात को, तो यह है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इसके बाद आती है इनकम। इनकम भी जब आपको मिली तब आप लिख लो यहां तो, ठीक है। जब आपने चाय बेची, ये डॉली चाय वाले ने चाय दी और छीन के पैसे ले लिए, इनकम। लेकिन इनकम दो तरीके से हो सकती है, या तो मैंने डॉली को बोला कि डॉली भाई आप एक काम करो, 10 रुपए की चाय ये 20 रुपए रखो, मैं कल आके आपसे और 10 रुपए की चाय पी लूंगा। मैं ये अकाउंटिंग डॉली के हिसाब से बता रहा हूं, डॉली की इनकम हुई, लेकिन अभी डॉली ने एक चाय दी और 20 रुपए ले लिए, 10 रुपए की एक चाय है, तो ये जो 10 रुपए एक्स्ट्रा मैंने दिए, ये डॉली के लिए क्या हुआ, मेरे लिए हुआ सर प्रीपेड एक्सपेंस, लेकिन डॉली के लिए क्या हुआ, डॉली के लिए हो गई ये एडवांस इनकम। होता है ना, देखो किसी के पापा जॉब वॉब में होंगे ना, तो वो बोलता है, वो ऐसा होता है कभी जरूरत पड़ी तो हम ऑफिस से एडवांस ले लेंगे। इसका मतलब क्या होता है कि काम बाद में करेंगे, पैसे पहले ही ले लेंगे। दिस इज कॉल्ड एडवांस इनकम। किससे चाय नहीं दी अभी तक, पैसा पहले ही ले लिया, दिस इज कॉल्ड एडवांस। समझ में आया, इसके लिए ये एडवांस इनकम है। अब इसके लिए हो सकता है एक चीज ऐसी हो कि मैंने आज चाय पी ली और मेरे पास पैसे थे नहीं, तो मैंने बोला डॉली भाई मैं आपको कल पैसे दे दूंगा। अब वो डॉली बहुत अच्छा सा स्वीट सा इंसान है, ऐसे बोला कोई बात नहीं सर कल दे देना। कैश बेसिस में तो ये रिकॉर्ड ही नहीं करता, लेकिन अक्रूवल बेसिस कर रहे हैं, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट है। इस वाली एडजस्टमेंट को क्या बोलेंगे बताओ मुझे, कि सर आज पैसे नहीं दे रहा हूं मैं, आपने मुझे चाय पिला दी, चाय मैंने पी ली मस्त, पर पैसे मैं आपको कल दूंगा। तो सामने वाले की इनकम तो हुई, पर वो इसको रिकॉर्ड कैसे करेगा, क्या लिखेगा, वो उसको बोलेगा ये है मेरी अक्रूड इनकम। क्या इनकम, अक्रूड इनकम, मतलब जो पैसे मैंने कमा लिए हैं पर मुझे मिलने बाकी हैं, अभी तक मिला नहीं है। ऐसे ही हर ऑफिस का जो एम्प्लॉय होता है 30 तारीख को उसकी वो इनकम अक्रूड इनकम बन जाती है, कि उसने 30 दिन काम कर लिया, आखिरी दिन पे उसको पैसे मिलने, अगर मिल गए तो इनकम, और अगर 30 तारीख से 1 2 3 4 दिन ज्यादा हो गए तो दैट वुड बी हिज अक्रूड इनकम, कि कमा तो ली है, मिलना है। समझ में आई बातें भाई, 6 चीजें समझाई, 6 मैंने। एक्सपेंस मतलब उसी वक्त दे दिया तो एक्सपेंस, पहले ही दे दिया प्रीपेड, हो गया काम फिर भी नहीं दिया आउटस्टैंडिंग। इनकम पहले ही मिल गई, एडवांस इनकम। अगर पूरा काम कर लिया पैसे ही नहीं मिले, अक्रूड इनकम। काम किया उसी वक्त पैसे मिल गए, इनकम। समझ में आई बात, इनकम, एडवांस इनकम, अक्रूड इनकम, एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आई बातें समझ में, यही सारी चीजें यहां पे लिखी हुई हैं। अब मैं इनको एक छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखवा दूं तो तुम्हें आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को बोलते हैं ड्यू बट नॉट पेड। ड्यू हो गया है पर मैंने पे नहीं करा अभी तक। प्रीपेड, इसको मैं बोल देता हूं या तो पेड इन एडवांस, मैंने एडवांस में ही पे कर दिया, या फिर मैं बोल देता हूं पेड बट नॉट ड्यू, कि ड्यू नहीं हुआ था, मैंने पहले ही पे कर दिया। ये दोनों तरीके से कुछ भी आप इसको बोल सकते हो। अक्रूड इनकम को आप क्या बोलोगे, अक्रूड इनकम को आप बोलोगे क्या है बेटा, अर्नड का कंसेप्ट आता है। अक्रूड मतलब आपने अर्न कर ली है, अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, अर्न कर ली पर मिली नहीं है अभी तक। और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, नाम ही है उसका इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इसका तो मैं ऑपोजिट लिख देता हूं कायदे से, अक्रूड इनकम, इसको बोल देते थे अपन एडवांस इनकम, ठीक है, इसको मैं एडवांस इनकम लिख देता हूं, ठीक है। एडवांस इनकम को क्या बोलेंगे, रिसीव्ड बट नॉट अर्नड, अर्न नहीं करी, कमाई नहीं है, मिल गया है पहले ही। समझ में आई ये बात है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो यहां तक ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। अब अपन आगे बढ़ते हैं, एक बार देख भी लेते हैं इनकी डेफिनेशंस। वैसे तो मैंने छोटे में लिखवा दी आपको, फिर भी देख लेते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस व्हिच हैव बिकम ड्यू ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड बट हैव नॉट येट बीन पेड। ड्यू बट नॉट पेड लिख दिया अपन ने, टेंशन मत लेना। एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेएबल, लाइट का बिल आ गया है, भरना है ना, लाइट यूज कर ली है, बिल भरना है, आउटस्टैंडिंग। प्रीपेड एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस व्हिच हैव बीन पेड इन एडवांस, जैसे प्रीपेड इंश्योरेंस, या फिर रिचार्ज भी लिख दो यहाँ पे, जब आप रिचार्ज करते हो फोन का वो भी प्रीपेड ही रिचार्ज करते हैं आप। अक्रूड इनकम इज द इनकम व्हिच हैज बीन अर्न ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड बट नॉट येट बिकम ड्यू, मतलब मिली नहीं है, अर्न हो चुकी है, अर्न हो चुकी है, मिली नहीं है, एंड देयरफॉर हैज नॉट बीन रिसीव्ड, ऐसा लिख दो, अर्नड नॉट रिसीव्ड, नॉट रिसीव्ड, ऐसा अब अपन लिख ही लिया है।
अर्न हो गई है, पैसा मिला नहीं है। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन एफडी, एफडी पे इंटरेस्ट, 7 साल की एफडी कराई तो क्या हर साल इंटरेस्ट मिलता है क्या? आपको 7वें साल पे पूरा एफडी के साथ मिलेगा। 1 लाख की एफडी थी, 7 साल का इंटरेस्ट मान लो 10,000 बना, तो 7वें साल पे 1,10,000 मिलेगा। लेकिन सर अगर 5वें साल ही विड्रॉ कर लिया तो बेटा 5वें साल विड्रॉ कर दिया तो 5 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, वही 4,500-5,000 के आसपास। समझे आप? तो ऐसा कुछ होता है, क्योंकि आपने कमा तो लिया ही है ना, मिला बाद में। तो दिस इज कॉल्ड अक्रूड इनकम। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, काम करने से पहले पैसा मिल जाए आपको, जैसे रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, आपको रेंट पहले ही मिल गया, सामने वाले को आपने अपना घर दिया किराए पे और उसने एडवांस में रेंट दे दिया, दैट इज रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज इनकम व्हिच हैज बीन रिसीव्ड बिफोर इट हैज बीन अर्न्ड, मतलब रिसीव्ड बिफोर अर्न्ड, पहले ही मिल गई, अभी तक अर्न नहीं करी है। एक फैक्ट की चीज बताऊं, सुनने को तैयार हो? देखो, नहीं सुनने को तैयार हो 2 बार स्किप कर देना, लेकिन अगर सुनने को तैयार हो तो एक बात समझो, एक बंदे का जो प्रीपेड एक्सपेंस है ना, अगर मैं 2 बिजनेसेस की बात करूं, एक है बिजनेस ए, एक है बिजनेस बी, जो ए का प्री पेड एक्सपेंस होगा ना, वो दूसरे बंदे के लिए एडवांस इनकम होगी। बात को समझना भाई, जैसे मैं बिजनेस हूं और मैंने मोबाइल का रिचार्ज करवा दिया, पहले ही कर दिया, आई मीन मैं 3 महीने का रिचार्ज पहले करते ना अपन एक अंदाजन, तो 3 महीने के 300 रुपए मैंने दे दिए, लेकिन मैंने अभी तक सर्विसेज नहीं ली है। ये सामने वाले के लिए एडवांस इनकम है ना, उसने सर्विस देने से पहले ही पैसा ले लिया। बात को समझे, है ना? और वहीं पे दूसरा, इसके लिए अगर कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो ये इसके लिए, बी वाले के लिए ये होगी, इसके लिए कौन सी इनकम? अक्रूड इनकम। ठीक है, कि इसने काम कर दिया है लेकिन पैसा मिलना बाकी है, मुझे पैसा देना बाकी है, तो मेरे लिए अगर कोई चीज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो दूसरे बिजनेस के लिए वो अक्रूड इनकम होगी। समझ में आया? थोड़ा अच्छा पॉइंट था ना ये बस मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा बताया, ऐसा कुछ रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं और अपन आ जाते हैं अक्रूवल बेसिस पे। अब अक्रूवल बेसिस में मैंने जो एग्जांपल लिया है ना अक्रूवल के लिए, वो एक बहुत आउटस्टैंडिंग, बहुत अच्छी चाय बनाते हैं ये लोग। अमृतुल्य करके है एक ब्रांड, जो बहुत ही ज्यादा इमर्जिंग ब्रांड है इंडिया में। आप देखो कि बहुत जगह इन्होंने अपनी फ्रेंचाइजीज खोल रखी है। अब मैंने इसको एक बड़ा बिजनेस, चाय वाला तो अपना डॉली भी है ना, लेकिन डॉली अब बहुत बड़ा आदमी बन गया है क्रिंज कंटेंट से, लेकिन अमृतुल्य जो है ना वो अपनी क्वालिटी की वजह से बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर रहा है। अब ये बड़ा बिजनेस है, एक तरीके से फ्रेंचाइजिंग मॉडल है। ये कैश में करेगा ना बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सर फ्रेंचाइज की फीस है ना, फ्रेंचाइज की फीस होती है हर साल की। समझो अगर ये हर महीने किसी से फ्रेंचाइज फीस लेता है और किसी ने 2 महीने फ्रेंचाइजिंग की फीस नहीं दी, तो यार ये तो उसको इनकम ही नहीं मानेगा, क्योंकि ये तो कैश को ही बिलीव करता है, कैश आया तो ही लिखूंगा, तो ऐसे में इसके प्रॉफिट तो बहुत गड़बड़ आ जाएंगे, और ये तो बहुत बड़ा बिजनेस है, तो इसको अक्रूवल बेसिस फॉलो करना पड़ेगा। मतलब इसको ये 4 चीजें, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस इनकम और अक्रूड इनकम, इन सबके भी एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे भाई साहब को। समझे आप लोग? तो यही होता है अक्रूवल बेसिस, सिंपल सा था, एक बार पढ़ लेते हैं। ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट व्हेन एंटर्ड। भाई देख ना, मैं एक तेरे को चीज बताता हूं, भले तेरा टाइम वेस्ट हो, लेकिन एंटर्ड का मतलब समझो कि सेल होती कब है। ध्यान से समझना भाई, मेरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है वो कॉन्सेप्ट। बच्चों को साला पूरा अकाउंट्स पढ़ लो फिर भी समझ में नहीं आता। आप बात को समझो, आप ट्रेन से उतरे है ना, और वहां पे कूली खड़ा है। कौन खड़ा है? कूली खड़ा है, रेड ड्रेस में, आपको दिख रहा है कि वो कूली है। उसने उठाई आपका ब्रीफकेस और अपने सर पे रख दिया और वो लेके चलने लगा। अब बेटा तूने कुछ बोला नहीं, देखो लगा कि चल रहा है, चलने दो। जैसे ही उसने स्टेशन के बाहर जाके वो बैग रखा और आपको बोला सर 100 रुपए हुए, और तूने बोला भाई मैं काय के 100 रुपए, मैंने थोड़ी बोला था उठाने को। आप बताओ कि ये कायदे से सही है कि गलत? आपको उसको 100 रुपए देना बनता है या नहीं बनता? बेटा आपका 100% पैसा देना बनता है, बिकॉज वो कूली था। अगर वो उठा रहा था मना कर देते। अगर आप उसके एक्शंस को उसके साथ चलते चले जाए, उसके पीछे पीछे चलते चले गए, दिस इज कॉल्ड इम्प्लाइड सेल्स। ये सेल है भाई, सामने वाले को पैसा देना पड़ेगा। आप कॉन्ट्रैक्ट में हो, आप मना कर देते ना तो वो सेल कंसिडर नहीं होती, लेकिन आपने पैसे पूछे नहीं, भाई पैसा देना आपका हक बनता है। सिमिलरली एक और चीज मैं बताऊं, आपके ही शहर में आपको पता है कि यहां से फलानी जगह तक जाने का एक ऑटो चलते हैं, जिसको अपन कौन सा बोलते हैं? शेयर्ड ऑटो। शेयर्ड ऑटो होता है ना, जो बहुत सारे लोगों को बिठा के चलता है। आप उसको हाथ दो और बैठ जाओ और दूसरे स्टॉप पे जाके उतर जाओ।
एक 10 रुपए का नोट लेगा वो आपसे? अब ये तो आपको पता है ना, आपको देना पड़ेगा। कभी वो बोलता है क्या 10 रुपए लगेंगे या ऐसा कुछ? आप तो हाथ देते हो और बैठ जाते हो। और अगर वहां पे उतारे और आप उसको बोलो कि यार भैया आपने थोड़ी बताया था कि पैसे भी लोगे आप, तो भाई मैं क्या फ्री की सर्विस करने निकला था? तो ये वाली चीज होती है, ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट व्हेन एंटर्ड। भाई ट्रांजैक्शन जब एंटर हो गए आप, तो आपकी लायबिलिटी बन जाती है उसका पैसा देना, समझे? यही अक्रूवल बेसिस में अपन देखते हैं, कैश बेसिस में ऐसा नहीं होता, ठीक है? तो ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट व्हेन एंटर्ड वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट। समझ में आई ये बात? नेक्स्ट स्टेप, अकाउंटिंग इनकम इज रिकॉर्डेड एज इनकम व्हेन इट इज अर्न्ड या फिर अक्रूड। जब इनकम अर्न हो जाती है तब अपन उसको लिखते हैं। एक्सपेंस तब लिखते हैं जब if an expense has been incurred but payment has not been made, it will be recorded as an expense. जब expense incur हो जाए, जब income accounting income is recorded when earned, तो ये दोनों concept सही है। इनकम जब अर्न हो जाए, एक्सपेंस जब इनकर हो जाए, तब आपको दोनों चीजें लिखनी है। अक्रूवल बेसिस इज बेस्ड ऑन revenue recognition principle and matching principle. Thus under the accrual basis of accounting, outstanding prepaid are adjusted. Similarly, accrued income and income received in advance are recognized for ascertaining correct profit and loss for accounting period. सही प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए आपको चारों चीजें जो मैंने यहां पे भी लिखी हैं, इसका आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। दो प्रिंसिपल्स को ये फॉलो करता है। कभी कभी 1 मार्क क्वेश्चन आपका यहां से बन जाता है कि ये कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल्स तो हम ऑलरेडी वहां पे देख चुके हैं। कहां पे देख चुके हैं भैया? चैप्टर नंबर 3 में हम लोग सारे प्रिंसिपल्स देख चुके हैं। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल बोलता है कि आप तब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करो जब वो अर्न हो जाए, है ना? जैसे ही आपने सेल की, आप अपनी सेल लिख दो, पैसा भले बाद में मिलेगा। दैट इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जिस साल का खर्चा है उसी साल में लिखो, अगले साल पे उसको नहीं डालने का है, भले आपने पैसा पे किया हो या नहीं किया हो। एग्जाम्पल अभी अपन ने पीछे देख लिया था भाई, 10,000 रुपए रेंट वाला देखा था ना, कि भैया अगर साल का खर्चा 1,20,000 रुपए, आप 1,20,000 ही लिखो, भले ही आपने 1 लाख दिए और 20,000 आप अगले साल देंगे, ठीक है? तो अक्रूवल बेसिस बहुत ही बढ़िया तरीके से इन दोनों जो अपने प्रिंसिपल्स हैं इनको फॉलो करता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट देख लो, ठीक है? चलो फिर अपन आगे बढ़ते हैं इसी में। अब क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है? तो भैया जब आप ये करोगे तो आपका ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा, बहुत सही प्रॉफिट एंड लॉस आपका इससे निकलेगा। मैचिंग प्रिंसिपल ये फॉलो करता है। देयर इज कंसिस्टेंसी इन कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट्स। कंसिस्टेंसी रहेगी आपके प्रॉफिट्स में। कंसिस्टेंसी समझते हो ना, हर साल सिमिलर तरीके से ही आप निकालोगे तो सेम प्रॉफिट, सेम नहीं मतलब सही प्रॉफिट्स ही निकलेंगे, कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स निकलेंगे। ऑफ डिफरेंट ईयर्स इन अक्रूवल बेसिस एसेट मेक्स डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी ये फर्क दिखाता है। अब ये पॉइंट फिर से थोड़ा सा बड़ा आ गया, 2 मिनट के लिए मैं इसको एक्सप्लेन ही कर देता हूं। देखो, डॉली ने अगर किसी दिन नया गैस चूल्हा खरीदा जिसपे वो चाय बनाता है, समझो वो 30,000 रुपए का है, तो वो उसी दिन उसको एक्सपेंस दिखा देगा, क्योंकि कैश गया उसके पास से, और कैश गया ही एक्सपेंस होता है ना? लेकिन वहीं अगर कोई अमृतुल्य वाला बड़ा बंदा अगर ये कोई एसेट खरीदता है तो वो उसको एक्सपेंस नहीं दिखाता, वो उसको एसेट दिखाता है। ये वाली चीज के लिए ना थोड़ा सा टाइम देना, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर्स में ना हम उसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स अलग क्यों होते हैं। क्योंकि बेटा देख, सिंपल सी बात है, अगर आपका एक घर है ना, आपका जो घर है उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी जो आप रोज बिल भर रहे हो, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, रोजमर्रा का खर्चा है। लेकिन वहीं आपने अगर सोलर लगवा दिया 1.5-2-2.5 लाख का, तो वो आपका कैपिटल खर्चा है वो उसी चीज के लिए, लेकिन वो कैपिटल खर्चा है क्योंकि वो आपको बहुत सालों तक बेनिफिट देता है ना? तो रेवेन्यू जो 1 साल के लिए बेनिफिट देता है, कैपिटल जो बहुत सालों तक देते हैं। इन चीजों को डिटेल में पढ़ना है अपने को, तो फिलहाल के लिए आप इस पॉइंट को ऐसे ही एज इट इज रख लो कि देयर इज कंसिस्टेंसी इन कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ डिफरेंट ईयर्स इन अक्रूवल बेसिस एज इट मेक्स डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू। साल के खर्चे अलग कर देता है, सालों के बेनिफिट देने वाले खर्चे अलग कर देता है, और ये रिकॉग्नाइज भी होता है। मतलब कंपनी अगर आप बना रहे हो तो आपको तो यही मेथड फॉलो करना है। कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है आपको अक्रूवल बेसिस ही फॉलो करना है। ये इसके थे एडवांटेजेस। इसके एडवांटेजेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अक्रूवल, क्योंकि डिसएडवांटेज ज्यादा है भी नहीं। डिसएडवांटेज क्या है? सिंपल नहीं है यार, सिंपल नहीं है, एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे सर, करने पड़ेंगे ब्रो। उसी में ही वो थोड़ा सा कठिन बन जाता है क्योंकि एडजस्टमेंट समझने पड़ते हैं। इट रिक्वायर्स यूज ऑफ एस्टिमेट्स एंड पर्सनल जजमेंट। बिल्कुल पर्सनल जजमेंट चाहिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आप दिखा रहे हो तो आपकी नीयत भी तो होनी चाहिए कि आप दोगे कल को, है ना? तो पर्सनल जजमेंट और एस्टिमेट दोनों रिक्वायर्ड इसमें होते हैं, और ये सिंपल नहीं होता। ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है? ये बस खत्म करो, उसके बाद डिफरेंस बचा है, खत्म करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो।
ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं दोनों में। आप बताओगे डिफरेंस, देखो बेटा पूरा समझ में आ गया ना, अब डिफरेंस अपन खुद ही भर सकते हैं। चल सबसे पहला नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, तो अक्रूवल बेसिस पे कौन कौन से, कैश एंड क्रेडिट, बोथ transactions आर रिकॉर्डेड। बोथ ट्रांजेक्शंस, कैश और क्रेडिट दोनों आप लिखते हो इसमें। कैश बेसिस में ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। ठीक है, ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो इसके किस में एडजस्टमेंट होते हैं, अक्रूवल में होते हैं या कैश में होते हैं? एडजस्टमेंट किस में करते हैं भाई, अक्रूवल में करते हैं या कैश में करते हैं? सर अक्रूवल में करते हैं, तो यहां पे मैं लिखूंगा एडजस्टमेंट्स आर मेड, यहां पे एडजस्टमेंट करते हैं, और यहां पे एडजस्टमेंट्स, अरे बोलो, एडजस्टमेंट्स आर नॉट मेड। ठीक है, कैश बेसिस में हम कोई भी एडजस्टमेंट इन चीजों का नहीं करते। प्रॉफिट एंड लॉस, सही प्रॉफिट एंड लॉस कौन बताता है बेटा, कैश बेसिस या अक्रूवल बेसिस? कैश बेसिस नहीं बताता, अक्रूवल बेसिस बताता है, तो ये ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस बताता है। ठीक है, और डज नॉट गिव ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस। ठीक है, चलो टेक्निकल नॉलेज किस में रिक्वायर्ड है बेटा, कैश पे ज्यादा टेक्निकल नॉलेज रिक्वायर्ड है, अक्रूवल मेहनती ज्यादा, कौन सा है ज्यादा मेहनत किस पे लगेगी, अक्रूवल बेसिस में, तो टेक्निकल नॉलेज इज रिक्वायर्ड, एंड यहां पे टेक्निकल नॉलेज इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, समझ में आया? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट्स भी आ गए हैं। वैसे देखो अगर अपन इसका डिफरेंस देखेंगे ना, तो एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा भी 4 मार्क्स का आएगा, ज्यादा से ज्यादा भी, तो 4 पॉइंट्स भी अगर इनमें से कर ली तो इनफ है। फिर भी सारी देख लेते हैं। लीगल पोजीशन यानी कंपनीज एक्ट किसको रिकॉग्नाइज करता है, तो भाई अक्रूवल बेसिस को करता है, तो इसमें मैं लिख देता हूं रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013, और इसमें है नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013। नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपनीज एक्ट। एक्सेप्टेबिलिटी, तो बेटा ज्यादा एक्सेप्टेबल कौन सा है मार्केट में, अक्रूवल बेसिस, यहां पे मैं लिख देता हूं मोर एक्सेप्टेबल, और इसको मैं लिख देता हूं नॉट एक्सेप्टेबल। अब बोलोगे नॉट क्यों बोल रहे हो, क्योंकि यार ये नहीं होता एक्सेप्टेबल, पता है, ये लोग इसमें आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, सही प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आ रहा तो कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता। ठीक है, रिलायबिलिटी, ऑब्वियसली इट इज मोर रिलायबल, क्यों मोर रिलायबल, क्यों है रिलायबल, ये मैं अक्रूवल बेसिस में लिख रहा हूं, रिलायबल है, क्यों मोर रिलायबल, मैं लिख देता हूं एज इट शोज, क्या दिखाता है, करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस। ठीक है, और वैसे ये लेस रिलायबल है क्योंकि ये करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस नहीं दिखाता। लास्ट क्या है, सूटेबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। लो मैं पहले इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, तुम समझते नहीं हो फिर अगर इंपॉर्टेंट नहीं मार्क करो तो। सूटेबिलिटी, तो जो अक्रूवल बेसिस है वो किसके लिए सूटेबल है, तो फॉर ऑल बिजनेसेस, सारे बिजनेसेस के लिए अक्रूवल बेसिस जो है वो इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, जरूरी है, सूटेबल है। कैश बेसिस किसके लिए जरूरी है सर, यहाँ पे लिखते हैं डॉली चाय वाले के लिए, नहीं यार, इसको मैं लिखता हूं एनपीओस, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, और दूसरे प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल्स कौन होते हैं, तो प्रोफेशनल बेटा समझो एक डॉक्टर है, एक लॉयर है, ये जो लोग हैं ना इनके पास मोस्टली कैश में ही बंदा आता है। डॉक्टर के पास कभी उधार रखवाते हो क्या आप, मोस्टली भाई 400 रुपए 500 रुपए फीस ले भाई, देख ले और लिख के दे दे एक पर्चा, है ना। तो ये डॉक्टर लॉयर्स ये, और एक होते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, तो वो भी अगर कैश बेसिस पे काम करे तो चलता है। नॉट फॉर प्रॉफिट है ना, चैरिटी वाले ऑर्गेनाइजेशंस के कैश आया कैश ही जाए, उधार में काम करते नहीं है,
उन लोगों के लिए कैश बेसिस फिर भी ठीक है, बाकियों के लिए ठीक नहीं है। एक बार जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट इसका, ठीक है। चलो, तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरह ही समझ में आ गया होगा कि क्या होता है कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस। इसी के साथ हम अपने चैप्टर को और आज की वाणी को विश्राम देते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।